स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस बीसीसी नॉलेज हब में। समकालीन भारत भाग 2 अध्याय 4 कृषि के साथ ये कृषि का दूसरा लेक्चर है। आइए प्रारंभ करते हैं। गन्ना यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो भूमध्य रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी के एकदम बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर और भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ 28 डिग्री के भीतर का जो स्थान होता है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के तुरंत बाद 28 डिग्री तक उष्ण कटिबंधीय रहता है। 28 डिग्री के उधर उत्तर की तरफ और इधर दक्षिण की तरफ 28 से लेकर 40 तक उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में गन्ने की फसल जो होती है अच्छी होती है। यह फसल 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान और 75 सेमी से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। यहाँ पे वर्षा कितनी होनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। नमी वाले कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब कम वर्षा वाले प्रदेशों में भी बोई जाती है, लेकिन वहाँ पे सिंचाई की पानी की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसे कई प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। मतलब इसको बोने के लिए बोने और काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोग का लगता है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील के बाद भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। ये सब आप जानते हैं। और कहाँ पे ये उगता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तिलहन वह फसल तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। मतलब ऐसे फसल जिससे तेल प्राप्त किया जाता है, जैसे मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, नारियल हो गई। ठीक है, 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। पहले नंबर पे चीन है। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती। सिर्फ 12% भाग पर 100 में से सिर्फ उसमें क्या तिलहन की कई फसलें उगाई जाती, जिसमें मूंगफली आपका आता है जिससे तेल निकाला जा सकता है। वो फसलें मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं, खाई जाने वाली हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं जो तेल होते हैं। परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, मतलब श्रृंगार का सामान और अबटन जो शादियों में लगाया जाता है उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये साबुन के रूप में यूज़ किया जाता है और श्रृंगार के रूप में प्रसाधन के रूप में यूज़ किया जाता है। कुछ तिलहन ऐसा होता है और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। सिर्फ मूंगफली से ही प्राप्त होता है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और
मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, मतलब मूंगफली यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। रबी, खरीफ, ये सब फसलें आपको बता दिए हैं। तो ये जो अलसी और सरसों है रबी की फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। तिल उत्तरी भारत में किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। और दक्षिणी भारत में रबी की आरंडी, खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। मतलब बहुत से जैसे तिल है, उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। तो इसको यहाँ पे दूसरे महीने में बोया जाता है, खरीफ के महीने में बोया जाता है, इसे रबी के महीने में बोया जाता है। इस तरीके से फसलों का जगह जगह के हिसाब से ये अलग अलग ऋतु की फसलें हैं। जगह के हिसाब से अलग अलग ऋतु की ये फसलें हैं। अब चाय के बारे में पढ़ते हैं। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण। रोपण कृषि वह कृषि होता है जो बहुत बड़े पैमाने पे जो कृषि उगाई जाती है, जिसमें बहुत अधिक श्रम और बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, पीने वाली फसल है। इसका उपयोग पीने के लिए किया जाता है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत ले आए थे। इसका मूल स्थान जो है चाय का वो चीन माना जाता है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत ले आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। ज़्यादातर जो चाय के बागान हैं उनके मालिक जो हैं भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय आपको बताया है। उष्ण कटिबंधीय जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 28 डिग्री सेल्सियस तक और 28 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रफल होता है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। मतलब कि जहाँ पे ये उगाया जाता है वहाँ पे जो खेती होती है ढलान के रूप में वहाँ पे खेती होती है। वो ढलान, इसकी खेती ढलान पे अच्छे तरीके से होती है। इनके खेती में ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ये खाद्य पदार्थ है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। मतलब कि वायु कैसी नम हो, थोड़ी नम हो, थोड़ा पानी हो जलवायु में, और पाला रहित हो। जो पाला यहाँ पे अपने भारत में पड़ता है वो ठंडी में पाला, जिसके कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। उसी को वही पाला नहीं रहना चाहिए, वही पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। जो यहाँ पे समान रूप से वर्षा होती है वर्ष भर, वो इसकी कोमल पत्ती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता एवं कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। इसकी ताजगी बनाने के लिए वहीं पे इस प्रोसेसिंग सब होता है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। ये जितने भी राज्य हैं यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। 2015 के बाद किससे पहले नंबर पे चीन था, दूसरे नंबर पे भारत। अब आते हैं काफ़ी।
काफ़ी भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। मतलब भारतीय कॉफ़ी जो होती है बहुत अच्छी होती है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की बहुत सी किस्म होती है, जिसमें एक अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। जो ये कॉफ़ी कहाँ से भारत में लाई गई थी? यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। बहुत ज़्यादा मांग है इस कॉफ़ी की, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अरेबिका किस्म की कॉफ़ी को। इसकी कृषि की शुरुआत इसकी शुरुआत कहाँ? बाबा बुदन पहाड़ियों पे। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पे है? कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ी। वहाँ पे खेती स्टार्ट हुई थी। आज भी इसकी खेती कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी की जाती है। बागबानी फसलें। सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। ज़्यादातर चीज़ों में आप देख रहे हैं चीन नंबर 1 स्थान पे है, और चीन के बाद ज़्यादातर जहाँ पे भारत है। फिर उसके बाद फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण जहाँ पे थोड़ी ठंडी पड़ती है तो थोड़ा ठंडा होता है, उष्ण जहाँ गर्मी होती है। उष्ण कटिबंधीय आपको हम बता चुके हैं इससे पहले, ठीक है। दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फल जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चिरापुंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब ठंडे जहाँ पे होता है ना कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। ये भारत में बहुत अच्छी मात्रा में उगाए जाते हैं। अब रबड़ क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। भूमध्य रेखीय वह रेखा वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। बीच से पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है, उस भूमध्य रेखा पे जितने भी क्षेत्र आते हैं वहाँ पे रबड़ बहुत अच्छी मात्रा में रबड़ की फसल होती है। परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र आपको बता चुके हैं इससे पहले, वहाँ पे भी ये उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे और उष्ण और उपोष्ण पे क्या होता है? तापमान बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पानी भाप बनकर जितना उड़ता है उतना ही मात्रा में यहाँ वर्षा करता है। इसलिए यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे रबड़ की खेती होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। बातें रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, जिनके रेशों से हम कपड़े बुनते हैं और बोरे बनाते हैं। तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल, ये मिट्टी में प्राप्त उगाने पे प्राप्त होती है। लेकिन जो रेशम है वो रेशम के कीड़े को कोकून से प्राप्त होता है, जो मलबरी एक पेड़ है, मलबरी की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। सेरीकल्चर कहते हैं जिसे। कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। मतलब कि कपास भारत का जन्म स्थान है। कपास का पेड़। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य
कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तृतीय स्थान। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास सबसे अधिक काली मिट्टी में ही उगाए जाते हैं, इसलिए ठीक है कि दक्कन के पठार में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कपास अच्छी मात्रा में उगाया जाता है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान क्या हो? अधिक हो। टेम्परेचर क्या हो? अधिक हो। हल्की वर्षा क्या हो? कम हो। यह सिंचाई की जरूरत पड़ती है कम। 210 पाला रहित, पाला न पड़े जो ठंडी दिन पड़ता है, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। खरीफ, रबी खरीफ पीछे पड़ा चुके हैं। ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। किसको? कपास को। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक, अब आते हैं जूट पर। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट से भी बोरे, कपड़े के रूप में सिलने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। मतलब ये बाढ़ वाले क्षेत्र में, जूट बाढ़ वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। जब बाढ़ आके अपने साथ नई मिट्टी किनारे दे के जब चली जाती है तो वहाँ पे ये उगाए जाते हैं। इसको बढ़ने के समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, देखो ये सब जहाँ बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, बहुत लंबे समय से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन का उपयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, प्रौद्योगिकी जो टेक्निक है वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही। किसी के क्षेत्र में हो रही है लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लगातार भूमि संसाधन का हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं। ज़मीन का प्रयोग से मतलब घर बन जा रहा है, वहाँ पे कुछ और यूज़ हो जा रहा है, तो कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे कृषि क्या होती है, सिमटने लगती है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी सिंचाई के साधन विकसित हो रहे हैं, विकास इनका हो रहा है, लेकिन बहुत बड़े भाग को जो छोटे गरीब किसान होते हैं उनको वो चीज़ संसाधन नहीं मिल पाते। और ज़्यादातर कृषि कौन करते हैं, गरीब किसान ही करते हैं, जिन्हें ये संसाधन नहीं मिल पाते हैं और जिनका ये उपयोग ये फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि सिर्फ खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्रकृति से जो उर्वरा शक्ति है, प्रकृति की उर्वरा शक्ति है, खाद नहीं डालते और जो प्रकृति की उर्वरा शक्ति है उस पर निर्भर रहते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में, मतलब अधिक लोगों को भोजन प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। अब कुछ नवीनीकरण लाने की आवश्यकता है, कुछ नया किया जाए जिससे कृषि में उत्पादन क्षमता बढ़े। स्वतंत्रता के पश्चात देश के संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई, ठीक है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जिसमें भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि को सुधारा जाए, जो बंजर भूमि है उसको कृषि के योग्य भूमि बनाने के लिए। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि की क्या कर दी गई? चकबंदी कर दी गई। हाँ, ये बोने के लिए है, ये चकबंदी है, क्योंकि क्या हो रहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, तो उनकी फैमिली जैसे जैसे बढ़ रही थी, तो लोगों की जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो आपस में बंटने लगी थी। मतलब एक भाई से दो भाई को, दो भाई से चार भाई को, ऐसे बंटने लगी थी। भूमि सुधार के कानून तो बने हैं, परंतु इनको लागू करने में ढील की गई है। मतलब इनको अच्छी तरीके से लागू किया नहीं गया, और भले कानून बने गए हैं। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारकों की शुरुआत की, जैसे पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा की गई थी, और तथा श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति मतलब दूध से रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड श्वेत क्रांति। ये भारत सरकार द्वारा 1970 में चला गया था श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड। जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए जो ये ऑपरेशन चलाए थे, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां थी, ठीक है। तो इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था, जिसमें टेक्निक में नवीनीकरण किया जाने लगा। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। मतलब कि जो किसान क्या होता था, कभी कभी किसान अपनी फसल उगाते थे तो कोई ना कोई आपदा के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती थी, तो उनका जितना पैसा लगा होता था वो उनका नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था, जिससे कारण किसान आत्महत्या करते थे। उसको सुधारने के लिए ये ऐसी नीति लाए, और ऐसी नीति लाए कि इसमें ऋण सुविधा प्रदान किसानों कम दर पर इस नीति द्वारा कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने लगे, जिससे कि किसानों को क्या हो, किसानों को ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना बीमा PAIS की शुरुआत की। बीमा इसलिए किया गया दुर्घटना बीमा की, मतलब अगर भविष्य में कुछ हो जाता है इनके साथ या इनकी फसलों के साथ, तो उसको वह सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 2 चैनल हैं, पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। मतलब कृषि के लिए उन्हें नॉलेज दिया जाए कि कृषि को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं। किसानियों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्य की सरकार घोषणा करती है। मतलब कि बिचौलिए इनसे फसल लेके किसी और को फसल उससे ज़्यादा दाम पर न बेचे, इसलिए सरकार मूल्य को निर्धारित कर देती है कि ये फसल इतने की सरकार डायरेक्ट लेती है। बातें हैं कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रहा है किसका, अर्थव्यवस्था का।
सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार आजीविका का साधन थी। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अनुपात में घटने लगा 2051 से लगातार, उसके बाद भी 2010-11 में देश के लगभग 52% जनसंख्या जो है रोजगार और आजीविका के लिए इस पर कृषि पर निर्भर है। और कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। ठीक है, कृषि से बहुत सी ऐसी चीज़ें उगाई जाती हैं जिसका प्रयोग हम अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर कृषि में कमी आएगी तो अर्थव्यवस्था में भी कमी आएगी, क्योंकि कृषि क्या है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि का महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए, मतलब इसको और नया बनाने के लिए, ठीक है, मतलब इसको व्यापक बनाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, मतलब जिसमें कृषि के बारे में लोगों को पढ़ाया जाए कि कृषि को किस तरीके से हम कृषि को और व्यापक रूप में या और अधिक उत्पादन कर सकते हैं। पशु चिकित्सक सेवाएं एवं पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम की जानकारी के लिए और मौसम के पूर्व अनुमान, मौसम का पता पहले से लगाने के लिए अनुसंधान और विकास की वरीयता दी गई है। अब आते तालिका देखते हैं। ये तालिका 4.1 ये से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, ये देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, परंतु इसमें देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और घट रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, लेकिन कृषि में क्या हो रही है, कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौतियों का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। और रासायनिक उर्वरकों पर रासायनिक उर्वरक के प्रयोग जब कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। उत्पादन के लिए जो हम पैसा लगाते हैं वो बढ़ रहा है, ठीक है, और उत्पादन कम हो रहा है, लेकिन उत्पादन के लिए लागत जो है, जो पैसा हम लगा रहे हैं रासायनिक में और सिंचाई में, हर चीज़ में, वो बढ़ रहा है। और उसके अतिरिक्त कृषि उत्पादकों पर, इसके भी अतिरिक्त कृषि उत्पादकों पर जो आयात कर लगता है, आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। जब आयात कर, जो हमको फ़ायदा होता था, जो कर हम लगाते थे, जब उसको भी हम कम कर देंगे तो उसमें नुकसान हमारा ही होगा ना, मतलब देश का ही होगा ना। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, मतलब पैसा कम लगा रहे हैं, पैसा क्योंकि उनके पास है ही नहीं तो पैसा कम लगा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, कृषि में रोजगार घट रहे हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण एक सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ आर्थिक रूप से, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अंतर संबंध होते हैं। मतलब एक देश दूसरे देश का, ठीक है, किसी न किसी क्षेत्र में, ठीक है, कमी होने से या किसी न किसी क्षेत्र में कमी होने से उनकी क्या करता है, एक देश दूसरे देश का सहयोग करता है।
ठीक है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद है। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मामले तो भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में क्या किया थे, निर्यात किए जाते थे, भेजे जाते थे। और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, प्रेरित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत के में निर्यात किए जाते हैं, भारत से निर्यात किए जाते हैं, भेजे जाते हैं दूसरे देशों में। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। भारत में काली मिट्टी का कपास होता था, जिसके लिए ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी क्या हुए, आकर्षित हुए। भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाता था। कहाँ भेजा जाता था? ब्रिटेन में भेजा जाता था। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। यहाँ पर मतलब लिवरपूल और मैनचेस्टर मतलब में सूती मतलब अच्छा होता था। ठीक है, आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल था। नील क्या था? कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि इन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। मतलब इनसे कहा गया कि आप इतने भाग पे मतलब बहुत ज़्यादा भाग पे इनको क्या कहा गया कि नील की खेती आप करेंगे और थोड़े कम भाग पे आप अपने अनाज उगाएंगे, जिसके कारण ये गांधी जी के साथ ये क्या करे, चंपारण में गांधी जी के साथ ये क्या करे, धरने पे बैठ गए अंग्रेजों के खिलाफ। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पे पहले क्या था, चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट मसाले अधिक उत्पादक होने के बावजूद मतलब यहाँ पे उत्पादन होता है ना, लेकिन हम क्या प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मतलब कि एक रेस हो रही है एक देश से दूसरे देश पे, कहाँ कौन कितनी मात्रा में कितना ज़्यादा बो सकता है या पैदावार कर सकता है। ठीक है, और हर देश क्या करते हैं, उसके लिए सहायता देते हैं, पैसा देते हैं किसी को बोने के लिए। तो भारत उतना समर्थन नहीं दे पा रहा है, भारत सरकार उतनी समर्थन नहीं दे पा रही है अन्य देश की तुलना में, इसलिए यहाँ पे कम हो पा रहा। आज भारतीय कृषि दो राह पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा, क्योंकि भारत में अपने ज़्यादातर कृषि जो छोटे किसान हैं वो ही करते हैं, जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत के हिसाब से उन्हें धन नहीं मिल पाता। और बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऋणी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ऋण हो जाता है। ठीक है, तो हमें उन किसानों की हालात सुधारनी पहले पड़ेगी अगर हमें अच्छी कृषि करवानी है। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वादा किया। जब हरित क्रांति आई थी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, तो लंबा चौड़ा वादा किया गया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी हुई है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग जलभूतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने का कारण है। भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है, इसमें जीन क्रांति इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जब हरित क्रांति आई थी तो हरित क्रांति में क्या कहा गया कि उर्वरकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाए,
जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। लेकिन इसके बहुत विपरीत लक्षण देखने को मिले, जिससे सूखा पड़ने लगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जैव निम्नीकरण होने लगा, और फिर इसका भूमि निम्नीकरण होने लगा। और जो विविधता थी, जैव विविधता थी, मतलब जो जानवर थे, कुछ जानवर ऐसे थे जो इन उर्वरक के कारण लुप्त होने लगे, नष्ट होने लगे, जिससे जैव विविधता खतरे में आ गई। अब भूमि का निम्नीकरण भी होने लगा, क्योंकि ज़्यादा रसायन का प्रयोग करने से भूमि क्या हुई, एक समय ऐसा आता था कि भूमि की उर्वरक शक्ति एकदम कम हो जाती। जीन संशोधित बीज का प्रयोग ज़्यादातर उत्पादन को बेहतर करने के लिए किया जाता है, जिसे लैब में बनाया जाता है। ऐसे बीज को ज़्यादातर उत्पादन को बेहतर करने के लिए किया जाता है। जीन संशोधित बीज का सबसे पहला प्रयोग 1990 में टमाटर पर किया गया था, क्योंकि टमाटर क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से पकते हैं। तो टमाटर को जीन संशोधित बीज के द्वारा टमाटर को धीरे धीरे पकाने के लिए किया गया था। अन्य भी इसके उदाहरण हैं, जैसे मक्का पर किया गया है, सोयाबीन पर, कपास पर और बहुत सी चीज़ों पर किया गया है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है। कार्बनिक कृषि का, जिसमें ऑर्गेनिक कृषि का, जिसमें रसायन का प्रयोग ना हो, आज अधिक प्रचलन, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों से निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि इसमें रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ अर्थशास्त्री का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो भूमि का आकार हो रहा है, भूमि को जोतों का आकार हो रहा है, जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा हो रहा है, धीरे धीरे जोतों का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। आगे आने वाले समय में हमें इसका बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यक्ति हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। एक व्यक्ति के हिस्से में इतनी समय औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को शस्यवर्धन करना चाहिए कि खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। भारतीय किसानों को क्या प्रयास करना चाहिए कि जो खाद्यान्न के जगह पर कीमती फसलें उगानी चाहिए, जिसका हमें ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त हो। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधियों, पौधों, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा जिसमें बायोडीजल में, और जोजोबा फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि अगर हम चावल को उगा रहे हैं, ठीक है, गन्ने को उगा रहे हैं, उसमें जितनी सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी उससे कम सिंचाई की ज़रूरत हमें इन सभी फसलों को उगाने में पड़ती है, जिसको बहुत अधिक मात्रा में बेचा भी जा सकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। भारत में जलवायु विविधता है, हर जगह जलवायु क्या है, अलग अलग है हर क्षेत्र में भारत में। तो हम इसका प्रयोग फसलों को, अच्छे फसलों को, कीमती फसलों के रूप में कर सकते हैं। ये बहुत लाभदायक होगी। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।